बहुत स्वागत कहानी कुर्सी में आपका एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, राजकुमार सिंह जी और समीर चौगांवकर जी। सर ये वाला अब जो हिस्सा है प्रोग्राम का, बड़ा दिल से बात करने का मन है इस पर, आप सबकी भी रुचि होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स पर हमले और उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, मतलब उसने जो रिटेलिएट किया, उसके बाद भारत ने जो एयर बेसिस पर हमले किए, इसको लेकर के बिल्कुल अनहर्ड जानकारियां, नई जानकारियां दी हैं। उस वक्त जो हमारे सेना के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं आप सुनेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा और ये पता भी चलेगा कि जो लोग इस पर विवाद खड़े करते हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, ट्रंप के अनाप शनाप बयान 40-50 बार, सीज फायर कैसे हुई, सब उन्होंने बड़े खुलासे में बताया है। और बड़ी सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ा फैक्चुअली और बड़ा ऑनेस्टली और बड़ा इन योर फेस जैसे होता है, साफ साफ जैसा था वैसे का वैसा बता दिया, इसमें कोई लीपा पोती नहीं है। तो वो बात आपको करने जा रहे हैं हम 15 महीने 2 सप्ताह मतलब 475 दिन 11,400 घंटे पहले जो पाकिस्तान के सर पर मौत मंडरा रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे सेना के, वायुसेना के, नौसेना के हमारे जांबाज। इसकी मार से पाकिस्तान कांपा और उसने सीजफायर मांगा। ट्रंप को भी फोन उसी ने किया था। भारतीय सेना ने ऐसा कहर बरपाया पाकिस्तान पर कि वो रहम की भीख मांग रहा था, चाहे कुछ भी बोले वो टीवी पर आकर के, चाहे उसके सेना के प्रवक्ता कुछ भी बोले। मात्र 88 घंटे की मार ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अब इस पर सुनिए क्या क्या खुलासे हुए हैं। सबसे पहले उस वक्त एक बहुत चर्चा चली थी, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, वो जो पहाड़ियां दिख रही है ना, ये किराना हिल कहलाती हैं। किराना हिल मतलब जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर असला रखा हुआ है। इन पहाड़ियों में सुरंगें बनाकर नीचे उसने रखा हुआ है। कोई देश कभी बताता नहीं कि उसका कोई भी असला कहां है, और न्यूक्लियर असला तो कभी नहीं बताएगा, हम भी नहीं बताते, लेकिन पता सबको होता है। जिनको पता होना होता है उनको होता है, सेनाओं को पता होता है, इतनी सैटेलाइट है, इतनी निगरानी की जाती है। तो किराना हिल पर उस वक्त ये खबर चली कि भारत ने किराना हिल पर मिसाइल मारी, और ये सबसे बड़ा प्रहार था और सबसे बड़ी चेतावनी कि हम ये भी कर सकते हैं, बाज आ जाओ, बाकी तो छोड़ दो, तुम्हारे न्यूक्लियर बम जहां रखे हैं हम वहां भी मिसाइल मार सकते हैं। इसको लेकर के पाकिस्तान ने इनकार किया। हमारे उस वक्त के जो एयर ऑप्स के हेड थे, क्या कहते हैं सर उनको, जैसे डीजीएमओ होता है वगैरह, वो एयर मार्शल साहब जो थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, सेना, वायुसेना और नौसेना के, तो उनसे सीधा सवाल हुआ कि क्या आपने किराना हिल पर बम मारा, मिसाइल मारी? तो भारती जी, तो उनका बड़ा मजेदार जवाब था। उन्होंने कहा कि हमने ये नाम सुना है, नाम हमने भी सुना है, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। सीडीएस साहब उसका जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, वो उस जगह के पास जो है एक एयरबेस था जिसको हम टारगेट कर रहे थे, और हमने यहां से एक वो भेजा था लॉइटरिंग म्यूनिशन, बम से बम बंधा हुआ ड्रोन। उन्होंने कहा कि उसकी कुछ घंटे की लाइफ होती है, इतना ही वो मंडरा सकता है, और उसके बाद अगर उसको उसका टारगेट नहीं मिलता, वो जाता है रडार को ढूंढता हुआ, जो उनकी टोही रडार होती है उनको ढूंढता हुआ जाता है। अगर उसको रडार ना मिले तो वो कहीं तो गिरेगा, जहां गिरेगा वहां फटेगा, जहां फटेगा वहां धुआं आएगा, वही आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा ये इंटेंशनल नहीं था। तो ये एक तरीके से भारत के उस वक्त के सीडीएस ने एक सिचुएशन क्लियर की है कि क्या भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से वार किया। एक के भारती सुनिए। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asking. सर वैसे तो भारत पाकिस्तान के बीच में एक ये मैकेनिज्म भी रहा है, पता नहीं है कि नहीं, पहले था
कि हम अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस दोनों देश जो है वो डिक्लेयर किया करते थे, कोई एक नहीं, देश सर, में इसको दोनों देशों में इसको समझौता हुआ था, शायद अब नहीं है। नहीं, दुनिया भर के देश करते हैं वो। आईएईए के अंदर होता है। आईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, हर जनवरी में, हर साल के जनवरी में 30-31 जनवरी शायद कोई डेट है, फिक्स है। दुनिया भर के जो देश हैं जो आईएईए के अंडर में है, 99% देश उसमें हैं, वो अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो करते हैं। आईएईए को बताते हैं वो सबको पता होता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है वो, कोई ऐसा अच्छा, नहीं। मैंने कहा कि नहीं बताया जाता, तो आप कह रहे हैं बताया जाता है। बताया जाता है, अच्छा, सबको चलिए, पता होता correct है। myself, और ठीक है। इसलिए जो सीडीएस कह रहे हैं वो, क्योंकि यदि भारत सरकार की तरफ से या किसी भी तरफ से ये कहा जाए कि आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे किया गया है, तो फिर तो आप न्यूक्लियर वॉर के लिए इंस्टिगेट कर रहे हैं ना। इसलिए ये बात को साफ किया गया कि वो जो ड्रोन गया वो वहां पर रडार के थ्रू वहां पर उस जगह पर गिरा है, क्रैश हुआ बेसिकली, क्रैश हुआ है। आप चाहते तो मतलब कोई तो कहता ना भाई सरकार तो बहादुरी के लिए कर सकती है ऐसा काम, की कोई बोल दे कि भाई ऐसा हमने किया है। और उस समय भी आपको ध्यान है, जिस समय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उस समय भी उन्होंने उसी तरह से सेफ साइड में किया। लेकिन उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज ये था कि जंग में तो सब जायज है, जब यदि आप जाएंगे वहां तक तो हम यहाँ पहुंच गए आपके दरवाजे पर, असली वही है। ये है उसका मैसेज। लेकिन उसका मतलब साफ है कि भाई उन्होंने वहां पर वो नहीं किया, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो हम यहाँ दरवाजे मतलब हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर था ना Intent कि हम clear। किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद, ये मैसेज देना होता है ना, युद्ध में तो मैसेज भी तो बहुत काम आते हैं। तो वो मैसेज उन्होंने दिया कि भाई ये देख लिया हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब आप समझ लो क्या करना है। ठीक है, वो है इसका मैसेज। लेकिन अगला- इसको साफ रखना चाहिए कि भारत ने वहां पर नहीं किया। हाँ, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया ना कि हमने वहां जानबूझ के नहीं किया, वो जी। नजदीक था वो एक हाँ, एयरबेस नजदीक के। आप दूसरा, हाँ सर, 29 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री 29 अप्रैल 2025 को जो प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक ली थी, तीनों सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे, अजीत डोभाल थे, रक्षा मंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत, कल इस बात का जिक्र भी चौहान साहब ने किया है कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो भी करना है बहुत बड़ा करना है, बस वहाँ के आम लोगों को नहीं मारना है। उसके अलावा सेना को क्या सबक सिखा सकते हो आप, वहाँ के आतंकवादियों को क्या सबक सिखा सकते हो, आपको फ्री हैंड है। और बहुत जल्दी करने के ऊपर आपका प्रेशर नहीं है, ये आपको तय करना है कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आपको पूरा फ्री हैंड है। लेकिन सबक ऐसा सिखाना है कि वो पाकिस्तान के कल्पना के परे हो, आपको पूरा इस मामले में सरकार की तरफ से फ्री हैंड है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 29 अप्रैल को उनसे कहा था, उसके बाद सेना ने जो अपनी रणनीति बनाई और उसका परिणाम देखने को मिला, और ये वही है कि पाकिस्तान अभी तक उससे कांप रहा है। वो एक बयान, अभी सरगोदा वाला बयान आया तो बताइएगा, तब तक मैं आपको बताता हूं। ये मसूद अजहर नहीं दिखता ना कहीं भी। मसूद अजहर का ठिकाना बहावलपुर में था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर। ये तस्वीर चल रही है आपको, ये आइकॉनिक तस्वीर है इस ऑपरेशन की, जो हाल किया था उस हेडक्वार्टर का। और वो जो मिसाइल ऊपर से, जी, तो ये जैश हेडक्वार्टर जो है, ये टारगेट किस लिए चुना गया था, इससे भी इंपॉर्टेंट किसके कहने पे चुना गया था, ये भी बता रहे हैं पूर्व सीडीएस। We also included in the target list, we also included Bhavalpur. That was on insistence of Raksha Mantri, because the Prime Minister is saying that we need to do something big. The target was at a distance, but yet we included it. And once we included Bhavalpur in the target list, use of air became inherent into it. Identification of targets, that was a major challenge for us. Some had been vacated after Prime Minister had said that on 24th that we'll go after this terror targets. Some had been reoccupied, some had been relocated. So there was a constant battle going on between us, intelligence agencies, our military intelligence, as to which are the camps which we should strike, which should have that effect. So that was legit. Then, of course, in this, there were generation of multiple options. I have told about how options were generated for application of force, but over here, there are options as to what should be targeted, at what level should it be targeted. The rules of engagement, they were decided. वो कह रहे हैं कि जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर पे, मसूद अजहर का हेडक्वार्टर रक्षा मंत्री के कहने पे शामिल किया, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा मैसेज देना है, और फिर उन्होंने कहा कि ये सबसे दूर था टारगेट। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैसेज साफ था कि भाई कुछ बड़ा करके इसका संदेश जाना चाहिए चाहिए। हाँ, कि भाई ये अब नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि जब बहावलपुर टारगेट बन गया तो एयर ही एक ऑप्शन था, मतलब मिसाइल ही ऑप्शन था, क्योंकि वहां तक ड्रोन नहीं जा सकता था। तो इसलिए इस लड़ाई में अंदर सबसे पहले मिसाइल की एंट्री हुई, क्योंकि आपको भावलपुर पर अटैक करना था। भावलपुर हमने उस वक्त भी काफी चर्चा की थी, आपको बताया था पंजाब प्रांत वहां का
उसके अंदर शायद 100 किलोमीटर अंदर जाकर के, यहाँ से एयर डिस्टेंस है, वहां जाकर के हिट किया है। मेन लैंड हार्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये टारगेट था, जो वो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के कहने पर ऐड करवाया कि यहां जरूर मारना। जी त्रिपाठी जी। देखिए, इसको अगर बहुत सलीके से एक लाइन में समझें तो अगर भारत तय कर लेगा या तय कर लेता तो 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान के लगभग सारे ठिकाने ध्वस्त हो जाते। ये बहावलपुर और इसके साथ जो 8 स्ट्रेटेजिक, जिनको हम ट्रेनिंग कैंप कह लें, जिसको हम जहां टेररिस्ट एक साथ इकट्ठा होते हैं, रुकते हैं, उनको कह लें, जहां वो मदरसे की आड़ में सारे कार्यक्रम करता है, वो इसीलिए तय किए गए थे। और अगर हम देखें कि कैसे वो तय किया गया था, तो जो एलओसी से अंदर तक जाते हैं तो लगभग सीधी रेखा में थे, यानी जो अगर नक्शे के लिहाज से देखें तो जो पीओजेके का लगभग सेंटर पॉइंट है, उसको हम क्रॉस करते हुए गए थे। तो ये भारत की रणनीतिक तरह से एक पहुंच का मसला था कि हम कहां तक मार कर सकते हैं। दूसरा, टेररिस्ट मरने चाहिए, ये भी इस ऑपरेशन में बहुत क्लैरिटी थी, क्योंकि ये बार बार होता है कि हमने हमला किया, कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया। और पिछली बार आपको याद होगा क्या खबरें चलाई थी इंटरनेशनल मीडिया ने कि वो तो इतने कौवे मर गए। पाकिस्तान ने चलाया ना, पाकिस्तान कौवे मर गए, पेड़ को लेकर गए थे, इमरान खान ने कहा हो गया, ये हो शहीद हो गया गया। हमारा। इस बार ये तय था कि रास्ता नहीं बचना चाहिए, यानी आप उसको साफ करके न ले जा पाए। तो ये सब सैटेलाइट में, चूंकि ऑलरेडी मैपिंग थी, बहुत बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट थे, इंस्टॉलेशन थे, इसलिए उसको मारा गया। और 100 से ज्यादा टेररिस्ट मर जाना, उसके बाद खुले आमो दिखना, तो जो सीडीएस कह रहे हैं और जो कुछ हुआ, वो बहुत साफ साफ दिखता है कि भारत की पावर किस तरह की और क्या वो दिखाना चाहते हैं। एक अगला बयान सुनिए साहब, मुझे बड़ा मजेदार बयान लगा उनका। उन्होंने कहा कि मुझे एयर चीफ ने फोन किया कि सर हमने ये एक टारगेट चुना है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, गो अहेड, 2 और चुन लो। सीडीएस ने उनको कहा कि 2 टारगेट और लॉक करो, 1 नहीं 3। अभी सुनिए। At about, once the Pakistanis had picked up the phone and they said they wanted to talk at about 10, the air chief had asked me that whether he should strike Sargoda. I said, go ahead. And then he also, I said, please identify 2 more targets. So he had, one of the targets he identified was Sukardu. But unfortunately, we gave a yes, but no, after some time the weather was bad over Sukardu. But they had to change over to Bulhari. Now from Sukardu to Bulhari, which is near Karachi. कह रहे स्कार्दू से लेकर भुलारी तक। भुलारी कराची में है, समंदर के पास, और स्कार्दू है इधर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में। वो उनके हाईएस्ट एयरफील्ड है, वो हाईएस्ट एलिवेशन की एयरफील्ड है। तो वहां से लेकर के समंदर तक हर जगह मारा था, ये वो बता रहे हैं। अब एक बयान ऑस्ट्रेलियन का, और ये तो ट्रंप को भी सुनवाना चाहिए किसी तरह। ये सर्जियो गौर तक भिजवा देंगे आपकी, तो सर होगी पहुंच, उनके फोन पे बात होती है। सर्जियो गौर तो आजकल रोजाना बात करते हैं। सीडीएस ये कह रहे हैं, ये उनको पता चल जाए। उन्होंने सब क्लियर किया कैसे सीज फायर हुई, पाकिस्तान की डीजीएम उन्हें कब रोकने के लिए भारत से आग्रह किया कि बंद कीजिए अब मारना हमको, कितने बजे किया, हमने कब तक फोन का जवाब नहीं दिया, हमने कब जवाब दिया। और हम ये कहा जाता है ना कि भारत ने, कांग्रेस ने क्या इशू बनाया था कि आपने क्यों नहीं अनाउंस किया सीज फायर, ट्रंप ने कैसे सीज फायर अनाउंस किया। इसका मतलब ट्रंप आपके बीच में कुछ करवा रहे थे समझौता। तो वो बता रहे हैं कि हमने ट्रंप को नहीं कहा कुछ भी। कहां से पता चला, आप सुनिए। वहीं से DGMO said he is not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between 2 DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. That it somehow got leaked out from the other side. That's what I feel. अब मेरा सवाल यह है सर, इसके बाद कम से कम ये विवाद खत्म होना चाहिए। क्या हम अपनी सेना के सबसे बड़े पद पर रहे व्यक्ति की बात को फाइनल वर्ड मानकर इस विवाद को खत्म कर सकते हैं? कांग्रेस पार्टी या कोई जो भी पूछ रहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है, या आप जो कह रहे हैं वो सच है, वो कह रहे हैं भारत ने नहीं बताया। मुझे लगता है सीडीएस अनिल चौहान से ज्यादा ऑथेंटिक व्यक्ति इस मामले पर बोलने के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। और क्योंकि ये डायरेक्ट इन टच थे विद द गवर्नमेंट, वो सब कुछ देख रहे थे, ही वाज हेडिंग द ऑल एवरीथिंग। दूसरी बात, भारत ने जिस तरह आज जो उन्होंने बताया कल उस प्रोग्राम में, भारत की पूरी प्लानिंग
रिस्पॉन्स फोकस था, टाइम बाउंड था और पिन पॉइंटेड था। भारत ने जो डैमेज किया, जिस तरह की चर्चाएं उस समय हुई, उस पर कई लोगों ने सवाल उठाया, कितना कर दिया, ये वहाँ पहुँच गए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। तो सारी चीज़ें उन्होंने टू दी पॉइंट एक एक चीज़ बता दी है। दूसरी बात, जो भारत ने नहीं किया वो भी बता दिया पाकिस्तान को कि हम ये कर नहीं रहे हैं। जैसे वो ड्रोन वाली बात है, किराना हिल वाली जी, हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो आगे के लिए एक मैसेज भी है। जहां तक ट्रंप के दावों का सवाल है, देखिए सर ट्रंप के दावे नहीं, हमारे वाले जो सवाल कर रहे हैं, सवाल उसका है। वो बात दोनों करनी चाहिए। ट्रंप भी बार बार कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे दोस्त हैं। तो एक दोस्त को इस तरह की लूज टॉक्स नहीं करनी चाहिए। वो एक देश के राष्ट्रपति है, मतलब वो दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सीडीएस का बयान फाइनल वर्ड है नहीं है इस पे? डेफिनेटली। और अपोजिशन को इस तरह की सवालिया राजनीति करने से बचना चाहिए। सर आप कुछ बोल रहे थे इस पर? मैं तो ये कह रहा हूँ, सीडीएस ने जो कहा इस पर तो कोई सवाल वाली बात नहीं है, लेकिन इसको यहाँ समझिए डिप्लोमेसी के लेवल पे कि जब ट्रंप ने बोला और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला, उसके बाद प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने कहा। भारत सरकार का जवाब भी आप समझिए, यूएस के साथ आप वैसे नहीं कर सकते कि उनकी बात को खारिज कर दे। मतलब सीडीएस जो कह रहा है उस पर तो कोई वो सवाल मैं नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ जब प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने भी, आप समझ सकते हो कोई दुनिया में यूएस के किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या ट्रंप साहब के बयान को खारिज कर सकते हो? नहीं, हम तो कर रहे हैं खारिज लगातार। नहीं, हाँ तो कर रहे हैं, उसका मतलब वहीं पर भरोसा कर लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है कि अगर भारत सरकार कह रही है, भारत के विदेश मंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, उसी पर यकीन कर लो ना। मतलब सीडीएस तक जाने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंशिएट कर रहे हैं एक्चुअली सीडीएस साहब, तो उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि सीडीएस साहब के बॉस तो प्राइम मिनिस्टर है ना। नहीं तो सर अगर ट्रंप ने 70 बार की तो 700 बार कहा गया हमारे देश में विपक्ष के द्वारा ये। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। और मैं एक और बात कह रहा था, उस दिन कहीं पर बोल रहा था कि मान लीजिए, बहुत सारे हमारे मित्र लोग कहते हैं कि ये सरकार का प्रोपेगेंडा है। ठीक है, मान लिया सरकार का, तो आपके पास चॉइस है। आप पाकिस्तान सरकार के प्रोपेगेंडा को मानेंगे, आप यूएस सरकार के प्रोपेगेंडा को मानेंगे, या भारत सरकार का? ये प्रोपेगेंडा मैं बात कह रहा हूँ। आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, मतलब या तो पाकिस्तान की सरकार बहुत सच बोल रही है, उनकी वो, हाँ, उनको आप मान लोगे सच। हाँ, तो इसलिए, और मैं ये कह रहा हूँ, ये सब्सटेंशिएट किया है एक्चुअली सीडीएस ने। एक बयान, ये बहुत अहम बयान है, पूरा लिया गया है कि नहीं अभी मैं भी सुनूंगा तो पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे कि राजनीतिक हित, आप ही कहेंगे कि राजनीतिक हित तो सर्वोपरि नहीं हो सकता। राजनीतिक हित का मतलब नेशनल इंटरेस्ट होता है सर। राजनीतिक हित, सीडीएस ने ये बोला, हाँ, राजनीतिक हित सर्वोपरि होता है, सुरक्षा बल उसका इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अचीव करने के लिए, एग्जीक्यूटिव है। और उन्होंने उसके बाद एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कही कि हम ऑप्शंस देते हैं, ये सरकार के ऊपर है कि उसके पॉलिटिकल लक्ष्य के लिए वो कौन सा ऑप्शन चुनता है। ऑप्शन का मतलब है कि भाई हम ये कर सकते हैं। सर आगे वो क्या कह रहे हैं? आगे वो ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शंस तभी दिए जा सकते हैं जब आपने पीस टाइम में तैयारी की हो, पैसा खर्च किया हो उस तैयारी के ऊपर। उन्होंने पैसे की बात की, खर्चा करके तैयारी करोगे तब मैं ऑप्शन दे पाऊंगा आपको लड़ाई का, कि लड़ाई में ये कर सकते हैं। वो एक्चुअली ये कह रहे थे कि हम में से किसी ने भी जब हमसे पूछा गया क्या आप तैयार हैं, कोई इफ बट नहीं लगाया। हम सब ने कहा वी वर रेडी बिकॉज वी वर प्रिपेयर्ड, और वो उस प्रिपरेशन के लिए वक्त और पैसा दोनों दिया गया था हमें। सुनिए। Politics and war are inseparable. A nation's political interests are paramount, they're supreme, and armed forces are one of the instruments actually to protect it, just one of the instruments. There are many instruments for the government. And in a political democracy, whenever the government decides to use force for attainment of its political objectives, then I think it's the role of the armed forces, or the defense forces or the military, I think is twofold. Firstly, is to provide options to the government for application of that particular force so that it can achieve its objectives. And second is to provide some kind of an confidence to the government. So government can have as many options as it desires, provided it has spent that much amount of money during peacetime to develop its capabilities. That's what I want to money.
अब सर ये तो इस सरकार के बारे में बिना किसी बट के कहा जा सकता है कि इन्होंने पैसा भी खर्चा किया, समय भी दिया और ऑप्शंस तभी दे पाई वो सेनाएं। इसमें कोई दो राय नहीं। जंग के 2014 के बाद जिस तरीके से सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और खुली छूट देने के लिए, उनको आर्थिक ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया डिफेंस के सेक्टर में, वो मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप पिछले 50 साल में भी इतना नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सालों 12 साल के अंदर डिफेंस के सेक्टर में किया है। और उसका असर हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला कि जिस तरीके से सेनाओं ने परफॉर्म किया, वो देखिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हम तो सिर्फ विकल्प देते हैं, ऑप्शन देते हैं, तय तो नेतृत्व को करना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पष्ट उनसे कहा था कि भाई आपको पूरी छूट रहेगी, आपको तय करना है, विकल्प हम आपको बता देंगे। और मिलता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो तय किया था, सेना ने वो अचीव किया, उससे ज्यादा अचीव करके देश को दिया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी स्टडी तो मुझे लग रहा है सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी कर रहा होगा, तुर्की भी कर रहा होगा, तमाम देश कर रहे होंगे कि भारत इतना ताकतवर कैसे है कि जिस तरीके से हमारे तमाम सपोर्ट के बाद चीन ने तमाम सपोर्ट पाकिस्तान को दिया, तुर्की ने दिया, उसके बाद ही भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मतलब पूरी तरीके से खत्म करने की स्थिति में आ गया था कि उनको माफी अपनी भीख मांगनी पड़ी जान की पाकिस्तान को कि भाई हमें अब बख्श दो। ये बता रहा है कि भारत की सैन्य ताकत, इच्छा शक्ति और तैयारी कहां तक पहुंच चुकी है। दोनों बातें हुई पिछले कई वर्षों में। एक तो आत्मनिर्भरता बढ़ी, बिल्कुल, दूसरा डिफेंस एक्विजिशन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। अब इसको एक फर्क आज सर ने बात नहीं की, जो नोट करना चाहिए आपको, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो जो एक बड़ा बदलाव है 2008 का जो मुंबई हमला है, उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या फैसला किया? फर्स्ट तो हमारी तब भी थी, उस समय भी रेडी थी, हो सकता है कि कम तैयारी होगी लेकिन वो रेडी थे। उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या फैसला किया और अभी की पॉलिटिकल लीडरशिप ने क्या फैसला किया, ये उस पूरे सिनेरियो को बदलता है। बिल्कुल ठीक, इसको भी समझ, बेसिक डिफरेंस ये है। बेसिक डिफरेंस ये, बाकी सब तैयारियां और ये सब तो होता ही है एजुकेशन। वो भी बेहतर हुआ है 12 सालों में। नहीं, वो भी बेहतर हुआ, लेकिन वो तो बेहतर हुआ ही है, मैं कह रहा हूं। लेकिन उसका एक इसी से जुड़ी एक खबर कल की है, बहुत बड़ी खबर जो है, इसकी बात कर लें आप। कल हमने आपको बताया था कि इसरो ने यह तय किया है कि रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाना नहीं बनाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर को टेक्नोलॉजी दे देगी और अब वो बड़े मिशंस की तैयारी करेगी। तो उस पर कांग्रेस को ऐतराज हुआ, उस पर भी राजनीति हो रही है, विवाद हो रहा है। कल एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ है, रक्षा मंत्री ने जिसका ऐलान किया कि डीआरडीओ ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कन्वेंशनल मिसाइल्स की, वो मिसाइल्स टेक्नोलॉजी भी वो प्राइवेट सेक्टर को दे देगा ताकि प्राइवेट सेक्टर उसको एट स्केल बनाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर अब मिसाइल बनाएगा और डीआरडीओ की तकनीक उसको भारत सरकार अनुमति दे रही है कि तुम प्राइवेट सेक्टर को दो ताकि वो मिसाइल बना सके। त्रिपाठी जी, इस पर भी होगा विवाद क्या? देखिए हो गया है मेरे ख्याल से। इस पर तो हो गई विवाद भले हो, लेकिन दुनिया के जितने देश, और हम तो उसको कई बार कहते हैं, जो भी विकसित देश हैं जिन्होंने तकनीक में सबने किया है, वहां ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सरकार कर रही हो। एक लाइन की पहले तो ये बात जरूरी। दूसरा, एक आंकड़ा, एक तथ्य जो इसी खबर के साथ जुड़ता है, 2015 में 67.5% इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट या एक्विजिशन या खरीद थी। यानी 100 रुपया सरकार खर्च करती थी तो 67 रुपया 50 पैसा विदेशी सामान खरीदती थी। जो आज की स्थिति है 2026 की, 100 रुपए में सिर्फ 12 रुपए विदेश खरीदी है। अब ये इसलिए क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन 12 वर्षों में हुआ क्या है। और कई बार होता क्या है कि आप जब लगातार अच्छा करते रहते हैं तो उस स्केल और स्पीड में चीजें हो जाती, तो आपको लगता है कि अरे क्या हुआ। जैसे कई बार लोग कहते हैं, किसी ने कहा कि अच्छा आप जहाज से उड़ के पहुंच गए या वंदे भारत से जल्दी से पहुंच गए, तो आपको समझ में नहीं आया कि क्या क्या बदला हुआ। जैसे उदाहरण के लिए, नहीं ये कहते हैं जल्दी जाना क्यों है, कर क्या लोगे, जाके कर क्या लोगे, नहीं जल्दी जाना कर क्या लोगे। उसमें क्या है ना, वो बड़े पत्रकार ने कहा था, अवार्ड वाले आप नहीं वो तो देखिए क्या है ना कि कोई भी जो अपने तो हर्षवर्धन कोई भी अपने बहुत बड़ा अवार्ड मिला, तीन कमरे के घर में जो बंद रहे और लिफ्ट से उतर के और शो कर दे, तो वो यही सोच सकता है कि जाके करेगा क्या, क्योंकि उसको 3 कमरे में जाने में लगता है क्या करना चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात, जब हम ये सब कह रहे हैं तो सचमुच जरा सोचिए आपकी जिंदगी के कितने बॉटल नेक्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, सड़क हो, रेलवे हो, हवाई जहाज हो। फिर मैं कह रहा हूं 67 रुपया 50 पैसा मिसाइल वाला फैसला ठीक है, कमाल का फैसला। मैं फिर कह रहा हूं कोई इसी तरह से आगे